नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। हमारे खास पेशकश में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे की। आखिर कितना कामयाब रहा ये दौरा? अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती हिमाकत के बीच प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर सबकी निगाहें टिकी थी। पीएम मोदी ने वहां बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलकर निवेश बढ़ाने की भरपूर कोशिश भी की। वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के सामने बेबाक राय रखी। हमारा आज का खास प्रोग्राम इसी पर फोकस रहेगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से क्या हासिल हुआ है। पीएम मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सबसे पहले बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मिलकर सभी कारोबारियों ने दिल खोलकर भारत की तारीफ की। सभी ने भारत के प्रति विश्वास भी जताया है। कारोबारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन को जानने की हमेशा से इच्छा होती है और ये मुलाकात बेहतरीन थी। कई बिजनेसमैन ने भारत में निवेश करने की इच्छा भी जताई है। पीएम मोदी ने अमेरिकी कंपनियों से भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए भी कहा है। अगर अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो इससे न केवल अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी बल्कि देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात में पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया। कमला हैरिस ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। साथ ही इस दौरान बाइडेन ने भारत अमेरिका संबंधों के दशकों तक चलने वाली रूपरेखा को स्पष्ट किया। उन्होंने यहां तक कहा कि 2006 में मैंने उपराष्ट्रपति रहते हुए ऐलान किया था कि 2020 के बाद भारत अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने व्हाइट हाउस में आयोजित क्वाड की पहली प्रत्यक्ष बैठक में हिस्सा भी लिया। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिडे सागा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी हिस्सा लिया। सभी नेताओं ने स्वतंत्र और सुरक्षित इंडो पैसिफिक को लेकर अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं उसको उजागर किया। साथ में अप्रत्यक्ष रूप से चीन की विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों की आलोचना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों को हिंद प्रांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करना होगा। उनकी नजरों में क्वाड का उद्देश्य ही है कि सभी साथ मिलकर दुनिया में शांति स्थापित करें, इसे समृद्धि की तरफ लेकर जाया जाए। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 46वें सत्र को संबोधित किया। इस सत्र में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर करारा हमला बोला। उन्होंने सख्त लहजे में अफगानिस्तान की जमीन का किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल न करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के सामने चरमपंथ का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रगतिवादी सोच को बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना महामारी की उत्पत्ति जैसे मुद्दों को उठाकर चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों में हो रहे विलंब को लेकर भी खरी खरी सुनाई। वहीं विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार और उसमें एक स्थायी सीट पाना भारत की शीर्ष प्राथमिकता है और इस मामले में अमेरिका उनके साथ है। अब सवाल ये है कि कूटनीतिक पिच पर भारत कितना कामयाब हुआ है, कितनी कामयाबी भारत को मिल पाई है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से भारत ने क्या हासिल किया? क्या भारत चीन और पाकिस्तान पर दबाव डालने में कामयाब रहा? जानेंगे तमाम सवालों के जवाब, करेंगे पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए हमारे साथ। चर्चा से पहले सुनते हैं यूएनजीए की बैठक में क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों की। चलिए, तो प्रधानमंत्री ने इस दौरान क्या कहा वो आपने सुना। कई सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों का जवाब और विश्लेषण करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दीपक वोरा जी, एक्स डिप्लोमेट के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका दीपक वोरा जी। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है मेजर जनरल साहब आपका। सबसे पहले आप ही से जनरल साहब जानना चाहूंगी
क्या कूटनीतिक पिच पर भारत की जो कामयाबी की हम कल्पना कर रहे थे, जो सोच रख रहे थे, आपको लग रहा है कितने मिल पाई है कामयाबी, कितने % मिल पाई है प्रधानमंत्री का संबोधन, और जो हमने उम्मीदें की थी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर हमने उम्मीदें कर रखी थी, कैसे आप आकलन करेंगे इसका? की जो विजिट थी प्रधानमंत्री की, एक बहुत सक्सेसफुल विजिट, और उसके अंदर काफी ज्यादा माइलस्टोन है। एक तो यही जो 5 बड़े सीईओ हैं उनसे मिलके भारत के अंदर निवेश करने के लिए जो बातचीत की, उसमें भी काफी सक्सेस। फिर कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसके बारे में सोचा जाता था शायद वो डेमोक्रेट की हैं तो उनका भारत के प्रति इतना ज्यादा भाव नहीं है, ह्यूमन राइट के बारे में बात करती हैं कश्मीर, मगर बात बहुत उल्टी हुई। उन्होंने बड़े जोरों से पाकिस्तान पीछा है कि वो अपनी टेररिज्म को बंद, और इसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री की 1-to-1 बातचीत हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन से, वो बड़ी काबिले तारीफ है। उसके अंदर आपस में बहुत नजदीकी आई है दोनों देशों में, और दोनों देशों ने समझा है कि किस प्रकार से कि जो एक प्रकार सिचुएशन है, स्पेशली अफगानिस्तान की जो सिचुएशन के ऊपर बड़ी बातचीत हुई कि अफगानिस्तान की जो सॉइल है वो कहीं इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इशारा पाकिस्तान की तरफ था। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एक प्रकार इसका इस्तेमाल किया है, अफगानिस्तान का अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल टूल, वो एक बहुत खतरनाक हो सकता है। और फिर अगली जो बातचीत क्वाड की हुई, वो भी एक बहुत सराहनीय है, क्योंकि क्वाड एक यही है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, और इसमें मुझे लगता है बहुत बातचीत बताने का बड़ा फायदा हुआ कि तीन जो टेनेंट हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग स्मॉलर आइलैंड नेशन, इसके ऊपर बड़ी अच्छे जोरों से बताया गया, और मुझे लगता है ये बात काफी समझ आई है, और चीन को भी ये पता चला है कि अब उसकी दादाशाही और विस्तारवादी गतिविधियां नहीं चलेंगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू वो 1-to-1 टॉक में भी आया जो बाइडेन के साथ, वो बात क्वाड के अंदर भी कहीं ना कहीं आई, और जब UNGA के अंदर प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया, उसके अंदर भी ये पॉइंट बड़े जोरों से बताए गए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात और बताई जो कोविड-19 के ऊपर, कि हम सबको मिलकर इसके ऊपर लड़ना है, और भारत इसकी पहल ले रहा है। भारत $1 बिलियन के करीब मेडिसिन बना के इंडो पैसिफिक के जो देश हैं उनको देगा, और उसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत पीछे रह गई है, 1945 की है, उसमें चेंज आना चाहिए, क्योंकि एस्पिरेशन जो 2021 की वर्ल्ड की हैं वो बिल्कुल बदली हुई हैं, तो उसके अंदर भारत का रोल बहुत अहम होना चाहिए। जिस प्रकार से G4 वहाँ मिले हुए हैं, ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी, वो एक दावेदार हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल विजिट मानी जाएगी। और जो UNGA में स्पीच दी है प्रधानमंत्री ने, वो तो एक हिस्टोरिकल स्पीच है, वो आने वाले समय में लोग याद रखेंगे कि उन्होंने थोड़े से 15 से 20 मिनट के अंदर हर पॉइंट को टच करके एक प्रकार से साफ सुथरे ढंग से चीन के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर नकल कसी है। बिल्कुल, हर पहलू को छूने की कोशिश इसके माध्यम से की गई है, और इसीलिए हम इस पर चर्चा करें कि कितना महत्वपूर्ण ये जो पूरी मुलाकात थी, पूरी चर्चा थी, वो रही है। दीपक वोरा जी, अब जरा आपसे समझना चाहेंगे, क्या भारत चीन और पाकिस्तान पर इसके माध्यम से दबाव डालने में कामयाब रहा? क्योंकि जिस मंच से ये कहा गया और जो पूरी बात प्रधानमंत्री ने रखी, उससे साफ तौर पर पाकिस्तान को तो लताड़ा ही, लेकिन चीन पर भी क्या इम्पैक्ट इन सब चीजों का पड़ने वाला है? आपका कि आपने मौका दिया आपसे सीखने का, और आप जनरल सिवाज जैसे विशेषज्ञों को लाए। हमेशा सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आपकी जब मैं बात सुनता हूँ आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जूलियस सीजर के बारे में कहा जाता है कि आधी दुनिया पे, वो लोग, उनका कहना है, जब उन्होंने हुकूमत बनाई तो कहे वेनी वेडी विची, मैं आया, मैंने देखा और मैंने हुकूमत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की US विजिट के बारे में, जहां उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर से मुलाकात की, लीडरशिप से मुलाकात की, क्वाड की मीटिंग और UNGA, वो भी कह सकते हैं आई केम, आई सॉ, आई मेड मेनी फ्रेंड्स। बिल्कुल। अगर आप देखें स्केल ऑफ 1 to 10 इन टर्म्स ऑफ द सक्सेस, कितनी कामयाब रही है ये विजिट, तो मैं 1 से लेके 10 के स्केल में कहूंगा कि 11 नंबर है सक्सेस के। किन चीजों के बारे में उन्होंने बातचीत की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ?
सबसे पहली जो आप और मेरी जिंदगी पर जिसका बहुत गहरा असर पड़ता है, मेरे परिवार के कुछ लोग चले गए छोड़ के महामारी के कारण, वो चाइनीज महामारी है। दूसरा क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण में जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, जलवायु का जो परिवर्तन आ रहा है, कहीं पे जहां अकाल पड़ती थी वहां बाढ़ आ रही है, जहां पे कभी बाढ़ नहीं पड़ी थी अब वहां तो जबरदस्त पानी आता है। वाइल्ड फायर्स आपने देखी हैं और कुछ सालों के बाद देश की राजधानी दिल्ली में आपको शायद फर कोट पहनना पड़ेगा क्योंकि बर्फ पड़ने लगी। ये उन्होंने चीजें तीन जो दो बहुत जरूरी हैं, पूरी दुनिया पे इनका असर पड़ता है, वो है पैंडेमिक और उसके बाद पर्यावरण में जो परिवर्तन है। फिर एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, इनसे हम पे असर पड़ा है, ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका असर पड़ा है, आगे का रास्ता क्या है? पीएम साहब ने उसके बारे में बताया है, हाउ डू वी मूव अहेड। और चौथी चीज जिसका असर कुछ देशों पर ज्यादा पड़ता है, कुछ पर कम पड़ता है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। और ये चार मुद्दे हैं जिन पर पीएम साहब ने बायलैटरल मीटिंग में कहा था, क्वाड में इनके बारे में बात की और यूएनजीए में इनके बारे में बात की। इसका ये मतलब है कि ये चार जो अहम मुद्दे हैं फॉर द होल वर्ल्ड, पीएम साहब ने उनको स्ट्रेस किया। तो एक कन्वर्जेंस रहा है बायलैटरल प्लेटफॉर्म पे, रीजनल प्लेटफॉर्म पे और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। और मैं उनकी तारीफ नहीं करना चाहता, मुझे तो 48 इयर्स डिप्लोमेसी में हो गया एंड काउंटिंग। मैंने पहले लीडरशिप को देखी है यूएन में स्पीचेस देते हुए, 3 तो मैंने खुद हैंडल किए थे जब मैं वॉशिंगटन में पोस्टेड था। मैंने इस तरह का क्लियर कंसाइज मैसेज कम ही सुना है जो इनके जरिए हमने सुना था। पीएम वापस लौटे हैं, जो कुछ वो हासिल करना चाहते थे उन्हें मिला है एंड मोर देन दैट। कॉर्पोरेट सेक्टर जो उन्होंने लिया है वो सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एरियाज में है जो हमें चाहिए। मैन पावर और एजुकेशन की हमें शॉर्टेज नहीं है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए। और जो 5 लीडर्स के साथ, कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ उन्होंने 1-on-1 मीटिंग की है, वो सभी उन्हीं सेक्टर्स में भारत में ऑलरेडी हैं जो हमारे लिए अहम है। मिसाल के तौर पर जो यूएनजीए में स्पीच दी थी मैम, उन्होंने ड्रोन्स का जिक्र किया। मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग हमारे द्रोणाचार्य हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने ड्रोन्स का प्रयोग किया मैपिंग के लिए, रिसोर्स मैपिंग के लिए, ताकि लोगों का फायदा हो। आपका जो पड़ोसी मुल्क है उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के लोगों को मारने के लिए। प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम नहीं लिया, सिर्फ अफगानिस्तान का, लेकिन हाथ उठाए बिना 2 धर के तमाचे उन्होंने मारे, एक पाकिस्तान को और एक चीन को। डेमोक्रेसी, चाइना के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सर, आपको याद होगा जनरल सिवाच, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी हैज फेल्ड, हमारा कम्युनिस्ट सिस्टम ज्यादा सुपीरियर है। पब्लिक स्पीच, पीएम साहब क्या बोले? डेमोक्रेसी कैन डिलीवर एंड डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। ये तमाचा मारा उन्होंने खींच के। और फाइनल चीज डेमोक्रेसी के बारे में बता देता सर, आपको याद होगा कि इस साल जब 2 घंटे की बातचीत हुई थी फरवरी में शायद, जो बाइडेन और शी पिंगपोंग के बीच, तो उसके बाद जो बाइडेन ने कहा कि इस व्यक्ति के जिस्म में एक भी डेमोक्रेटिक बोन नहीं है, और उन्होंने आपके प्रधानमंत्री के बारे में कहा, दिस मैन लाइक मी इज कमिटेड टू डेमोक्रेसी। और मैं क्या कह सकता हूं? ठीक है, बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। और वाकई में ये जो पूरा मसला था और खुद जब प्रधानमंत्री वहां पर गए, कितना सार्थक साबित हुआ और भारत के लिए कितना बेनिफिट रहने वाला है। खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार यूएनजीए की बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाया है। अब सिवाच साहब, जरा आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, और इसको लेकर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है कि जो स्थायी सदस्यता है, जो स्थायी बैठक है, उसको लेकर भारत कई बार स्टैंड रख चुका है। बावजूद इसके सामने से कहा जाता है और अमेरिका इसका पक्षधर भी करता है कि हाँ भारत को मिलनी चाहिए, लेकिन जब सारी चीजें होनी होती है, जब फैसला होना होता है, तो अक्सर ये जो भारत का रुख है वो कमजोर पड़ता दिखाई दे जाता है। क्या वजह इसके पीछे की? और इस बार लग रहा है आपको जब प्रधानमंत्री ने फिर से ये बात रखी है तो कुछ सकारात्मक पहलू दिखेगा? पूजा, इसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ये भारत का ही इश्यू नहीं है, बाकी 3-4 देश और हैं जो कि जैसे जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है और भारत है, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया की भी बात हो रही है। तो मतलब ये है कि ये 1945 के अंदर बना था, जब तब तक तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तो भारत तो कहीं था ही नहीं। और उसके बाद जब ये बना है और आज उसके 70 सालों से ज्यादा हो गए हैं,
और समय बदल गया है। अब 1945 का नजरिया और 2021 का नजरिया में बड़ा फर्क है। बिल्कुल और बिल्कुल। भारत जो है, आप कैसे बाहर सकते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ये तो एक विडंबना है कि आज जो आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जैसा देश नहीं है, तो वहां कहाँ आप एक प्रकार से सच्चाई और धर्म के नाम से इक्वलिटी दे पाएंगे पूरे वर्ल्ड। तो ये मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि पुश किया जाए इसको। ये 4-5 देश हैं, क्योंकि आज ये बात सच्चाई है कि जो यूनाइटेड नेशन लास्ट 10-15 साल में कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर पाया है। तो क्योंकि जो बनावट है इसकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके अंदर खामियां हैं, वो अभी मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से नहीं चल पा रही हैं। और चाइना जैसे देश जो है उसका वीटो का मिसयूज करते हैं और एक प्रकार से कुछ जो भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम होता है उसको एक नकारा कर देते हैं। तो इसमें बदलाव होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है अब काफी देश इकट्ठे हो गए हैं और इसको पास अमेरिका का अगर हमारे पास एक प्रकार से असिस्टेंस है और अमेरिका का साथ है तो सिचुएशन काफी हमारे पक्ष में जाएगी। और मुझे लगता है आने वाले समय में भारत को पक्का परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल का। यही एक नजरिया है अगर आप वर्ल्ड के अंदर चाहते हैं पीस, ट्रैंक्विलिटी और इक्वलिटी। बिल्कुल। तो इसके अंदर भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, तो ये देश तो जरूरी से जरूर होनी चाहिए। ये रिप्रेजेंट करेंगे एक तो हर एक जो कॉन्टिनेंट को, फिर ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, तीसरा ये हर कलर के हैं, चौथा इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, पांचवा ये रिप्रेजेंट करते हैं लार्जेस्ट ह्यूमन पावर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात। और ये भी आपने स्पष्ट कर दिया है कि क्यों जरूरी है और पुरानी चीजों को, पुराने ढर्रों को हमें बदलना होगा। अब मैं जरा दीपक जी आपसे समझना चाहूंगी कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से, क्योंकि देखिए बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के साथ ये मुलाकात हुई है और अभी पेंडेमिक के बाद बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट हो और भारत में सबका इंटरेस्ट बढ़े। इसको लेकर आपको लग रहा है कि कुछ जो पूरी बातचीत हुई है वो सफल होगी, इन्वेस्टर्स आएंगे देश में और कुछ नई पहल की जाएगी? आपने बहुत अहम प्रश्न किया है। अभी जनरल साहब ने कहा था कि परमानेंट मेंबरशिप इंडिया स्पेसिफिक इशू नहीं है, लेकिन इसमें और भी देश इन्वॉल्व है। इतना बताना चाहता हूं, अगर यूएन का चार्टर पढ़ेंगे, वी द पीपल, अरे 15% दुनिया के लोग जब उसमें नहीं है तो वी द पीपल कहां से आते हैं? आपको लाना पड़ेगा जो 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जिन्होंने कभी किसी दूसरे देश को के लिए खतरा नहीं बने हैं। हमेशा जो उन्होंने किया है वो विश्व के सुधार के लिए किया है, जो हम कहते हैं ना वासुदेव कुटुंब। अब आपका सवाल है मैम, ये जो 5 कंपनियों से मिले हैं, अगर आप देखेंगे इन 5 कंपनियों की नेट वर्थ ये लगभग $1.5 ट्रिलियन है। ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। भारत की जीडीपी इस समय $3 ट्रिलियन है। तो पीएम ने बड़े चुन के उन लोगों से मुलाकात की है जहां पर संभावना है कि आगे जाकर ये लोग भारत की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, उन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में जिनकी हमें आवश्यकता है, हाई एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है मैम कि जितने ये जो 5 लोग मिले थे, जिसमें से 2 भारतीय मूल के हैं, उन्होंने जो बाद में बयान दिए हैं कि अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इंडिया इज द प्लेस, हम लोग वहां जाना चाहते हैं। क्वालकॉम वाले ने कहा कि मैंने 50-60 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, मैं उसको डबल कर दूंगा 1 साल के अंदर। बहुत से ऐसी बातें हुई हैं। हमेशा वो अनाउंस नहीं करते क्या करने जा रहे हैं, लेकिन क्यों आना चाहते हैं हमारे पास। पीएम साहब ने उनको एक आश्वासन दिया है कि हमारा लीगल सिस्टम इतना मजबूत है कि जो आपका कैपिटल है, जो पूंजी है और आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, उसको कोई खतरा नहीं है। मैम, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट बाय ट्रेनिंग। हम लोग कहते हैं कि जो कैपिटल है, मनी, वो डरपोक है और भूखा है। डरपोक इसलिए वो जाएगा जहां पर सिक्योरिटी है, और भूखा है वो बढ़ना चाहता है। तो पीएम साहब ने कहा कि दोनों चीजें आपको भारत में मिलेंगी। चीन जो बहुत बड़ा, जिसको जहां पे बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट गया है, वो कंपेल करता है कंपनीज को कि अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ बांटो। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, घरेलू टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, दूसरों से चोरी की हुई है, छीनी हुई है। हमने कहा है कि हम ये नहीं करेंगे, इस बात को समझ लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मैडम, बहुत सारी कंपनियां हैं इस समय, फैक्ट्रियां हैं चाइना में जिनमें पूंजी निवेश हुआ है विदेशी कंपनियों का।
अगर ऐसी स्थिति आती है, अंतरिक्ष से सुपरमैन को आप बुलाते हैं, सुपरमैन की कॉमिक्स आप पढ़ती थी, मैं तो अभी भी पढ़ता हूँ कभी कभी, बुलाएं उसको और कहें कि सुपरमैन जितनी फॉरेन फैक्ट्रीज हैं, फॉरेन कंपनीज ने जितनी फैक्ट्रीज लगाई हैं चाइना में, सबको उठा लो, उनको कहीं और ले जाओ, एक ही देश में। वो कौन सा देश है? सिर्फ भारत हो सकता है। बिल्कुल, वी आर दी ओनली ऑल्टर। बड़ी अहम और बड़ी पॉजिटिव बात आपने रखी है और यकीनन इस तरीके की बातों से लोगों को भी समझ आता है बेहतर तरीके से कि भाई क्या रहा इस तरीके की बातचीत में, बैठक में रहा क्या है, क्या बात हुई है, क्या चर्चा हुई है। और बहुत विस्तार से आप दोनों खास मेहमानों ने ये बहुत बखूबी तरीके से और बहुत इजी तरीके से समझाया। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये जानिए कि बैठक में क्या कुछ अहम रहा और ये जो कूटनीतिक दृष्टि है ये आगे आगामी देशों में भविष्य में भारत के लिए कितना कारगर साबित होगी, इसी पर हमने चर्चा की। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।